इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आपको बता दें कि एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के 6 लोकसभा सांसदों में से 5 ने एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान को संसद के निचले सदन में पार्टी के नेता के पद से हटाने के लिए हाथ मिलाया है और उनकी जगह पर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को इस पद के लिए चुन लिया है। अब अगर एलजेपी में राजनीतिक सत्ता को लेकर मतभेद बढ़ता है तो चुनाव चिन्ह और पार्टी के मूल नेता पर भारतीय चुनाव आयोग निर्णय लेगा। जो आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में कभी अहम भूमिका निभाने वाली लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी अब टूट की कगार पर है, यानी कि टूट गई है। दिवंगत नेता रामविलास पासवान जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी का गठन साल 2000 में किया था, उनके निधन के यानी कि उनके मरने के सिर्फ 8 महीने के बाद ही एलजेपी पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी अब पूरी तरीके से टूट गई है और इसकी वजह रामविलास पासवान के छोटे भाई और पार्टी के सांसद पशुपति पारस की बगावत रही है। एलजेपी में लोक जनशक्ति पार्टी के 4 सांसद चंदन सिंह, वीणा देवी और महबूब अली कैसर और प्रिंस राज ने सांसद पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय दल का नेता चुन लिया है और चिराग पासवान पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। दरअसल एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी में जो फूट हुई है उसकी पटकथा पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लिखी जा चुकी थी, जब चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। एनडीए से अलग होने का फैसला पड़ा है भारी। जो आपको बता दें कि जानकारी की माने तो लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के पार्टी के अन्य सांसदों ने उस वक्त चिराग पासवान के फैसले पर आपत्ति जताई थी, मगर चुनाव के दौरान रामविलास पासवान के हुए निधन के कारण पार्टी के नेताओं ने चिराग पासवान का खुलकर विरोध नहीं किया। बड़ी बात तो यह है कि चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा और सबसे ज्यादा नुकसान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को पहुंचा था, जिसके कारण चुनाव में जेडीयू केवल 43 सीट ही जीत सकी। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी यानी कि एलजेपी के द्वारा जनता दल यूनाइटेड को चुनाव में जो नुकसान पहुंचाया गया इसका बदला लेने के लिए चुनाव के तुरंत बाद नीतीश कुमार की पार्टी ऑपरेशन में लग गई और एलजेपी को ढाने में लग गई, जिसका नतीजा अब ये हुआ कि कुछ महीनों के अंदर ही लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के इकलौते विधायक राजू कुमार सिंह को जेडीयू में शामिल करवा लिया गया है। इस पहली सफलता के बाद जेडीयू ने चिराग पासवान को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया। सूत्रों की माने तो लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी को तोड़ने में जेडीयू के 2 बड़े नेताओं ने सबसे अहम भूमिका निभाई है, जिनमें से एक सांसद राजीव रंजन यानी कि उर्फ लल्लन सिंह और दूसरे बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं। बताया तो ये भी गया है कि लल्लन सिंह और महेश्वर हजारी काफी समय से दिल्ली में ही रहकर इस ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे एलजेपी को यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने के लिए। इसमें बीजेपी का भी उन्हें खुलकर समर्थन मिला है। जानकारी की माने तो रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही चिराग पासवान को लेकर उनके परिवार और पार्टी में नाराजगी नजर आ रही थी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि एक राष्ट्र भारत में और एक राशन कार्ड की योजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार में दिल्ली की सरकार के बीच केजरीवाल के बीच टकराव फिर से शुरू हो चुका है। बड़ी बात तो यह कि केंद्र की मोदी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये बोला है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अनुपालन को लेकर दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल की सरकार हमें गुमराह कर रही है और वह दिल्ली में एक राशन कार्ड लागू नहीं कर रही। जी आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल करके ये बोला है कि दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ने कोर्ट में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने का दावा किया है, वह गुमराह करने वाला है। केंद्र की मोदी सरकार ने आरोप लगाया है केजरीवाल पर कि सीमापुरी सर्किल में ही दिल्ली में सिर्फ इस योजना को लागू किया गया है, बाकी जगह नहीं। बड़ी बात तो यह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने यहाँ तक बोल दिया कि दिसंबर 2020 तक देश भर के 32 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना लागू हो चुकी, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लाभार्थियों में 85% तक इसका लाभ पहुंचाया जा सकेगा राशन के मामले में। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी बात तो यह है कि केजरीवाल की दिल्ली में और पश्चिम बंगाल में यानी कि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और असम ने अब तक ये योजना लागू नहीं की है। लेकिन भारत के लगभग सभी लोग ये जानते हैं कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल में, असम में रोहिंग्या घुसपैठिए मुसलमान भारत में अवैध तरीके से रहते हैं और उनके खिलाफ ये योजना लागू करना बेहद जरूरी है, जो भारत में डुप्लीकेट राशन कार्ड बना कर रहते हैं। इतना ही नहीं, यही रोहिंग्या मुसलमान बीजेपी के खिलाफ वोट डालकर बीजेपी को हरवा रहे हैं। इसीलिए मोदी सरकार को अगर हर राज्य में जीतना है और इन अवैध रोहिंग्या मुसलमान की घुसपैठियों की वोटों को रोकना है और हर राज्य में जीतना है, तो बीजेपी को तुरंत इस समय पूरे देश में इमरजेंसी में एनआरसी लागू करनी ही पड़ेगी और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना ही होगा।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि 2022 में गुजरात की सभी 182 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से होने वाली थी पिटाई। बड़ी बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल की सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल एक दिवसीय दौरे पर सोमवार से गुजरात पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य की यानी कि गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और मोदी को टक्कर देने की ठान ली है। सूत्रों की माने तो केजरीवाल पर हमले की आशंका से केजरीवाल ने लोगों के जूते चप्पलें उतरवा लिए कि कहीं कोई भी उन पर चप्पल न फेंक दे। केजरीवाल पर हमले की घटनाएं कोई नई बात नहीं है, उन्हें पहले थप्पड़ मारने, इसके अलावा सियाही, इसके अलावा मिर्ची पाउडर और जूते चप्पल फेंकने की भी घटनाएं सामने आती रही हैं। बड़ी बात तो यह कि 9 अप्रैल 2016 को दिल्ली के ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल पर एक लड़के ने जूता देकर मारा था केजरीवाल के। बड़ी बात तो यह कि गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी राज्य की यानी कि गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी। इसका ऐलान गुजरात के दौरे पर पहुंचे पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया है। अटकलें तो ये भी लगाई गई हैं कि कांग्रेस आला कमान से नाराज हार्दिक पटेल को आम आदमी पार्टी अपना चेहरा भी बना सकती है। किसको? हार्दिक पटेल को। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने बीजेपी पर और कांग्रेस पर अपनी दुकान चलाने का गुजरात में आरोप लगाते हुए बोला है कि बीजेपी को जरूरत पड़ने पर कांग्रेस ही माल सप्लाई करती है और दोनों में 27 सालों की दोस्ती है। जी आपको बता दें कि केजरीवाल ने 2022 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की तर्ज पर गुजरात के लोगों को भी फ्री बिजली का लॉलीपॉप दिखाते हुए बोला कि यहाँ के लोग भी सोचते हैं, यानी कि गुजरात के लोग भी ये सोचते हैं कि अगर दिल्ली में केजरीवाल फ्री बिजली दे सकता है तो यहाँ पर गुजरात में क्यों नहीं। उन्होंने आगे यह दावा किया कि बीते 70 साल से गुजरात में अस्पतालों की हालत पूरी तरह से बदहाल है, लेकिन अब इनकी सूरत बदलने वाली है। अगर मेरी सरकार गुजरात में आई तो मैं सबको फ्री बिजली दे दूंगा, फिर से लोगों की वोटें ले लूंगा। जी आपको बता दें कि अपनी स्थापना के बाद से ही आम आदमी पार्टी कई राज्यों में जोर शोर से चुनाव लड़ती रही है, लेकिन दिल्ली के अलावा केवल पंजाब से ही उसे अब तक सफलता मिल पाई है और पूरे भारत के सभी राज्यों ने केजरीवाल को नकार दिया है, क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं कि फ्री बिजली और पानी के चक्कर में एक दिन हिंदू ही रगड़ा जाएगा। इसके अलावा आम चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनावों में भी आम आदमी पार्टी की दुर्गति ही हुई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि बंगाली सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करके तीसरी बार बंगाल की सत्ता तो हासिल कर ली है, मगर वहीं पर नंदीग्राम से उनकी हार अब भी ममता बनर्जी का पीछा नहीं छोड़ रही है। ममता बनर्जी की नींद उड़ चुकी है। अगर उन्हें 4 नवंबर तक विधानसभा की सदस्यता नहीं मिली तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है बंगाल में, जिसके आसार निर्वाचन आयोग की कोरोना महामारी के टलने तक उपचुनाव टालने की घोषणा से साफ नजर आ रही हैं। यानी कि बंगाल में उपचुनाव भी टाल दिए गए हैं कोरोना महामारी की वजह से। अगर वे नहीं होंगे तो ममता बनर्जी अपनी कुर्सी से उतार दी जाएंगी। सूत्रों की माने तो बंगाल में फिर से उपचुनाव के लिए स्थिति अनुकूल हुई है या फिर नहीं, इसका फैसला भी अब केंद्र की मोदी सरकार के हाथ में है और केंद्र की मोदी सरकार तथा ममता सरकार के बीच छिड़े युद्ध में फिलहाल युद्ध विराम के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। उधर निर्वाचन आयोग उपचुनाव के लिए तैयार नहीं है बंगाल में। उसका बोलना है कि इससे कोरोना फैल सकता है और अगर उपचुनाव नहीं हुए तो ममता बनर्जी की कुर्सी भी जा सकती है।